और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। तो मेडिकल कॉलेजों में हिंदी में पढ़ाई का फैसला लिया गया और अब इसके बाद एमपी के मेडिकल कॉलेज जो हैं वहां पर धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा हो। यह फैसला चिकित्सा शिक्षा विभाग ने किया है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि भगवान धन्वंतरी की पूजा करेंगे तो स्वस्थ मध्य प्रदेश का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन इस पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। भगवान धन्वंतरी निरोगी काया देने वाले भगवान हैं। स्वस्थ हो हम, इससे बड़ा कोई और धन नहीं होता, और वो धन देने वाला भगवान है धन्वंतरी। तो हमने ये निश्चित किया है कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस में हम धन्वंतरी भगवान की पूजा धनतेरस वाले दिन करेंगे। जी हां, मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि धनतेरस पर अब मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में भगवान धन्वंतरी की पूजा होगी। एमपी के सभी लोगों के स्वस्थ होने की कामना करेंगे। मेडिकल कॉलेज में धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। इसके पीछे का मकसद और मंशा क्या है, ये उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। भगवान धन्वंतरी से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे स्टूडेंट जो आगे आने वाले समय में डॉक्टर बनने वाले हैं उन्हें, जो हमारे टीचर्स हैं जो डॉक्टर हैं उन्हें, और जो हमारे मरीज भर्ती हैं उन्हें स्वास्थ्य लाभ दें। हमारे डॉक्टर्स जो हैं उनमें उनके हाथों में भगवान इतना आशीर्वाद दे कि वो सभी को स्वस्थ कर सकें। ये एक सार्थक कार्यक्रम है और मुझे लगता है भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद मिलेगा तो स्वस्थ मध्य प्रदेश का जो हमारा सपना है उसको पूरा करेगा। जी हाँ, मंत्री जी ने साफ कर दिया है कि भगवान धन्वंतरी की पूजा करेंगे तो स्वस्थ मध्य प्रदेश का सपना पूरा हो जाएगा। मतलब सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था भले ही आईसीयू में हो, बैतूल में एम्बुलेंस चालक ने गर्भवती महिला को जंगल में उतार दिया हो, गांव में एम्बुलेंस ना पहुंचे, अस्पताल दिखे खंडर जैसे, लेकिन आप धन्वंतरी की पूजा कर दीजिए, सब मंगल हो जाएगा। ये कार्यक्रम किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं, भगवान धन्वंतरी सबके हैं। जिसको स्वास्थ्य लाभ लेना है वो धन्वंतरी की पूजा करेगा। मेडिकल कॉलेजों में पूजा पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने यमराज की पूजा करने की मांग उठाई। कांग्रेस ने कहा कि एमपी के अस्पतालों की जैसी हालत है उस हिसाब से तो यहाँ यमराज की ही पूजा होनी चाहिए, क्योंकि धनतेरस पर धन्वंतरी के साथ यमराज की पूजा का भी विधान है। मध्य प्रदेश की जो अस्पतालें हैं, जो उनकी हालत है, जिस तरह से वहाँ पर जो है लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, तो साथ में धन्वंतरी जी के साथ इन्हें यमराज की पूजा करवानी चाहिए, क्योंकि यमराज के पास ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं, धन्वंतरी जी के काम से कम लोगों की सेवा हो रही है। तो भगवान धन्वंतरी की पूजा के साथ साथ यमराज की पूजा करने का विधान है। और मध्य प्रदेश में जो है यमराज का जो मामला है ज्यादा वजनदार है, तो साथ में यमराज की भी पूजा विधान पूर्वक करवाना चाहिए ताकि जो है कम मृत्यु हो। पूजा, इबादत, प्रेयर, कुर्बानी, ये सब आपकी व्यक्तिगत आस्था के प्रतीक है। मुश्किल घड़ी में हर कोई अपनी अपनी आस्था के हिसाब से अपने इष्ट को याद करता है, लेकिन इसे एलानिया तौर पर, वो भी किसी लोकतांत्रिक सरकार के मंत्री की तरफ से नियमता लागू कर देने जैसी घोषणा कर दी जाए तो सवाल तो उठेंगे ही ना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दीपावली के मौके पर मोदी सरकार ने किसानों को डबल तोहफा दिया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के खाते में 12वीं किश्त के बाद अब रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हो चुका है। दीपावली से पहले किसानों की लॉटरी लगी हुई है। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के खाते में 2-2 हजार रुपए की 12वीं किश्त जारी की। इसके बाद फिर एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना का आगाज और अब केंद्र सरकार ने रबी की फसलों पर एमएसपी बढ़ाने का ऐलान किया है। पीएम किसान सम्मान निधि भी करोड़ों किसानों को लगभग 2.16 लाख करोड़ अब तक दी जा चुकी है। जहां तक एमएसपी की बात है, रबी का सीजन है और ये 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो तय किया गया है वो उसी तर्ज पर है कि लागत प्लस 50%, यानी कि 1.5 गुना ज्यादा। मसूर पर 500 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ाई गई है। इसके अलावा सरसों पर 400 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ी है। गेहूं पर 110 रुपए प्रति क्विंटल, जौ पर 100 रुपए प्रति क्विंटल, तो चना पर 105 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ाई गई है। सूरजमुखी पर 209 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ाई गई है।
बताया गया कि कुल 6 से 9% के बीच फसलों पर एमएसपी बढ़ाई गई है। बीजेपी इसे बड़ी सौगात मान रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदैव ही किसान हितैषी निर्णय लिए हैं और आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश केवल की अगर बात करें तो 2003 से पूर्व में सिंचाई रकबा कितना हुआ करता था और शिवराज जी के आने के बाद, जो कि किसान पुत्र हैं, किसानों का दुख दर्द सब समझते हैं, उनके हर पीड़ा में उनके साथ में खड़े रहते हैं, हमेशा किसानों के हित में निर्णय लिया है। और इस बार भी ये जो फसलों के दाम बढ़ाने का निर्णय है, निश्चित तौर पर ये दिवाली के मौके पर किसानों को एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा तोहफा है। रबी की 6 फसलों पर एमएसपी बढ़ाए जाने पर कांग्रेस ने तंज किया। कांग्रेस का कहना है कि ये एमएसपी ऊंट के मुंह में जीरा है। मोदी जी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा किया था। आय तो दोगुनी हुई नहीं, उल्टा लागत जरूर दोगुनी हो गई। की बात करें तो सत्ता में आने के पूर्व मोदी सरकार ने वादा किया था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे और इसको लेकर डेडलाइन दी थी 2022 दी थी। अब 2022 चल रहा है, खत्म होने को है, तो अब वो किसानों की आय तो दोगुनी कर पाए, उनकी लागत जरूर उन्होंने दोगुनी कर ली। अब एमएसपी की कुछ फसलों की लागत बढ़ा के, समर्थन मूल्य बढ़ा के वो ये बताना चाहते हैं कि हम किसानों की आय बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वादा तो आपने किसानों की आय दोगुनी का किया था, लेकिन आज किसान कर्ज के दलदल में धंसता जा रहा है। सियासत से अलग किसानों के लिए कहीं न कहीं राहत की खबर तो जरूर है, क्योंकि इस दफे बारिश ने भी किसानों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में इस फैसले से सरकार के एमएसपी को डबल करने की रणनीति को भी हल्की रफ्तार मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अगले महीने मध्य प्रदेश में दाखिल हो जाएगी और इस दौरान राहुल गांधी उज्जैन भी जाने वाले हैं, जहां पर जनसभा करने के अलावा वे बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और महाकाल लोक देखने भी जाएंगे। मतलब महाकाल लोक पर श्रेय की सियासत फिर से परवान चढ़ेगी। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन की धरती से संदेश दिया कि यह जगह घूमने फिरने, सैर करने के लिए नहीं है। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में महाकाल के दर्शन के बाद महाकाल लोक भक्तों के लिए समर्पित किया था। और अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी उज्जैन पहुंचकर महाकाल के दर्शन करेंगे और महाकाल लोक देखने भी जाएंगे। दरअसल कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगी। इस दौरान राहुल गांधी उज्जैन पहुंचेंगे, जहां कांग्रेस की एक बड़ी जनसभा भी होगी। लेकिन कांग्रेस के लिए सियासी एलिमेंट रहे महाकाल लोक भी देखने जाएंगे राहुल गांधी, जिसकी तैयारियों में कांग्रेस जुटी है। जिसमें बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और आगरमालवा ये सब आ रहे हैं। 382 किलोमीटर की जाता है। इसमें कहाँ रुकेंगे ये स्टडी राहुल गांधी की टीम ने कर ली है रखी, वो पूरा हमको दे देंगे चार्ट। उसके बाद उन स्थानों पर कहाँ किसकी ड्यूटी है वो लगा दी जाएगी। महाकाल लोक भी देखेंगे कम, राहुल गांधी जो नया महाकाल लोक बना है कैसा क्या है? दर्शन करने जाएंगे। लोग तो कांग्रेस पार्टी का कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनाया हुआ है, उसकी स्वीकृति कमलनाथ जी दी थी। वो ये देखेंगे कि कमलनाथ जी ने कितनी बढ़िया चीज स्वीकृत की थी। इधर उज्जैन पहुंचे सीएम शिवराज सिंह ने महाकाल लोक के निर्माण में लगे मजदूरों का सम्मान किया। संदेश भी दिया कि महाकाल दरबार, महाकाल लोक घूमने फिरने नहीं, प्रार्थना और प्रेरणा स्थल है। बीजेपी भी राहुल गांधी की उज्जैन यात्रा पर चुटकी ले रही है। आरोप कि राहुल गांधी चुनाव आते ही मंदिर मंदिर नजर आने लगते हैं। आए, दर्शन करें, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। उनने कुछ किया नहीं, लेकिन भगवान उनको सद्बुद्धि दे, कुछ करे काम। सियासी हलकों में चर्चा यह भी कि सीएम शिवराज का महाकाल लोक पर प्रार्थना और प्रेरणा वाला संदेश आखिर किसके लिए है। इधर कांग्रेस को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बड़ी आशाएं हैं। उस पर अगर हिंदुत्व का तड़का लगाया जाए तो सोने पर सुहागा हो जाए। बहरहाल महाकाल की शरण में सब हैं, लेकिन सवाल कि 2023 और 24 में महाकाल किसका करेंगे बेड़ा पार, जीत का अमृत किसे मिलेगा और विष का प्याला किसके खाते आएगा। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कोरबा में सुहागपुर गांव सर्पलोक है, क्योंकि यहां रहने वाले सवरा समाज में एक अनोखी परंपरा कायम है।
बेटी की शादी में दहेज के तौर पर 21 सांप दिए जाते हैं। मान्यता यह है कि इससे बेटी के ससुराल में संपन्नता आती है। कोरबा जिले के सुहागपुर गांव में कई सालों से बसे सवरा समाज में एक अनोखी परंपरा कायम है। इस समाज में जब भी किसी बेटी की शादी होती है तो 21 सांप देने का रिवाज है। कहा जाता है कि इसके बगैर शादी नहीं हो सकती। वन्य जीव संरक्षण के कानून और वन विभाग की सख्ती के बाद 21 सांप शादी में देने की परंपरा कम होकर 11 सांप तक आ चुकी है। लेकिन बेटी को दहेज में सांप देना शगुन माना जाता है। हमारे शादी में सांप देना बहुत ज़रूरी है। माने हर समाज में अलग अलग नियम होता है, तो वैसे हमारे सौरा समाज में भी नियम है। लगभग 21 सांप के मांग रहता है, लेकिन कम से कम 11 देना ज़रूरी है। उसके बिना अपने बेटी बहन को शादी पर ब्याह कोई नहीं करता। सवरा समाज के लोग जहरीले सांपों को पकड़ कर लाते हैं। जहर निकालकर अपने पिटारे में बंद कर लोगों को सांपों के दर्शन कराते हैं, जिसके बदले बमुश्किल 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाते हैं। सरकारी मदद के रूप में राशन कार्ड बना है, जिससे राशन मिलता है, लेकिन उनके पास कोई जमीन जायदाद नहीं होने से समाज के किसी भी सदस्य का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन सका है। जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से आरक्षण का कोई लाभ इनको नहीं मिल पा रहा है। हमर ऐसे आते कि ये हमर दहेज में सांप ला देथन, और दहेज में सांप ला नहीं देबो तो नहीं बने। हमर अब तो ज्यादा बढ़ा दे हैं का 21 कर दी। कोरबा जिले में सांपों की संख्या पहले से बढ़ी है। यही वजह है कि आए दिन किसी न किसी घर में सांप मिलने की खबर आती है। कई बार सर्पदंश से समय पर इलाज नहीं मिलने से झाड़ फूंक के चक्कर में लोगों की जान भी जा रही है। सुहागपुर गांव सर्प लोक तो जरूर है, लेकिन वन विभाग की सख्ती और जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से सवरा समाज के लोगों को सरकारी लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। ऐसे में जरूरत है सरकार इनकी सुध लेकर सवरों की समस्या का समाधान कर इनकी जिंदगी को संवार दे। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 कोरबा। बैतूल में एक एम्बुलेंस चालक ने गर्भवती महिला और आशा कार्यकर्ताओं को जंगल में उतार दिया। इतना ही नहीं, उस पर महिला और आशा कार्यकर्ता से बदसलूकी का भी आरोप लगा है। देखिए रिपोर्ट। किसी गर्भवती महिला का बेहद खास ख्याल रखा जाता है, उसे जरा भी दिक्कत ना हो इसका इंतजाम किया जाता है। लेकिन बैतूल में एक गर्भवती महिला को घर से दूर जंगल में छोड़ दिया गया, उसके साथ गाली गलौज की गई। मामला भैंसदेही ब्लॉक का है। यहाँ शराबी एम्बुलेंस चालक ने गर्भवती के साथ अमानवीय सलूक किया। महिला को अस्पताल से उसके गांव छोड़ने के लिए जाते वक्त एम्बुलेंस चालक ने उसे और उसके साथ आई आशा कार्यकर्ता को गांव से दूर जंगल में उतार दिया। ये महिला आशा कार्यकर्ता के साथ झल्लार उप स्वास्थ्य केंद्र गई हुई थी। महिला की हालत नाजुक थी और उसे पैदल चलने के लिए मना किया गया था। महिला और आशा कार्यकर्ता को एम्बुलेंस से उनके घर तक छोड़ने के निर्देश थे। अस्पताल से इन्हें लेकर जा रहे एम्बुलेंस का चालक शराब के नशे में धुत था। बताया जा रहा है कि उसने रास्ते में आशा कार्यकर्ता से बहस शुरू कर दी, जाने से इनकार किया। इस दौरान आरोपी ने उनके साथ गाली गलौज भी की और जंगल में उतार दिया। गर्भवती महिला पैदल नहीं चल सकती थी। ऐसे में आशा कार्यकर्ता ने एक निजी वाहन बुलाकर उसे सुरक्षित घर तक पहुंचाया और इस घटना की शिकायत ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के पास दर्ज करवाई। अधिकारी मामले की जांच की बात कह रहे हैं। हालांकि आरोपी के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं गया है। अधिकारी खुद मान रहे हैं कि आरोपी ने बड़ी गलती की और आला अधिकारियों के पास मामला ले जाने की बात कह रहे हैं। की ओर जा रही थी, उसी दौरान जो एम्बुलेंस चालक है जननी एक्सप्रेस का, उसने उस गर्भवती महिलाओं को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया है। क्या ये पूरा मामला है सर, और क्या आपके संज्ञान में आया है? हाँ, ये जो कालडोंगरी का जो मामला है, जो हमारे यहाँ की आशा है ना, उसने मेरे संज्ञान में दिया है, मेरे को मालूम है। लेकिन अब हम उसकी पूरी कार्रवाई करके देख लेंगे किसकी गलती है, गाड़ी क्यों छोड़ी बीच में है, उसकी कार्रवाई करके मैं उच्च अधिकारियों तक, उसकी मतलब उच्च कार्यालय तक उसका मतलब पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। लापरवाही ऐसी हुई, ये गाड़ी पहुंचती बीच में छोड़ के आया तो बहुत बड़ी लापरवाही है। बीच में तो किसी को छोड़ना नहीं है। जैसे एएनसी महिला है, इनको जब जांच करने के लिए आती है उनको खून की भी कमी रहती है। या तो बीच में छोड़ दें, चलने में कोई दिक्कत हो तो बहुत मतलब महिला को भी कोई बड़ी दिक्कत हो सकती है।
शासन प्रशासन की तरफ से गर्भवती महिलाओं की देखरेख के प्रबंध किए जाते हैं, लेकिन यहाँ एम्बुलेंस चालक महिला को घर तक ले जाने के बजाय जंगल में छोड़ देता है। अब सवाल ये कि क्या इस मनमानी के लिए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी? ऋषु नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। तो बैतूल से ये खबर सामने आई जहां पर गर्भवती महिला जो है उसे रास्ते में उतार दिया गया, उसकी हालत नाजुक थी। सिंगरौली से भी एक खबर आई थी और यहाँ पर भी आरोप डॉक्टर पर लगे कि पहले तो गर्भवती महिला की डिलीवरी कराने के लिए उसे निजी क्लिनिक ले जाया गया, 5,000 रुपये लिए गए। बच्चा जब लगा कि मृत है तो उसे डिलीवरी के लिए वापस सरकारी अस्पताल भेजा गया। तो ये पूरा मामला भी बहुत हैरान कर देने वाला रहा था। और इस बीच धन्वंतरी जी की पूजा करने के लिए प्लान बना रहे हैं हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री। अब देखना यह है कि व्यवस्थाओं में सुधार होता है या फिर पूजा तक ही मामला सीमित रह जाता है। बढ़ते हैं आगे, रणजी ट्रॉफी की बात कर लेते हैं। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के बाद अब महिला क्रिकेट में भी मध्य प्रदेश चैंपियन बन चुका है। अंडर 19 महिला क्रिकेट का खिताब मध्य प्रदेश ने अपने नाम कर लिया है। अहमदाबाद में खेले गए फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश ने कर्नाटक को 26 रनों से हराया, जिसके बाद घर लौटी टीम का जोरदार स्वागत किया गया। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के बाद महिला क्रिकेट में भी मध्य प्रदेश चैंपियन बन गया है। अंडर 19 महिला क्रिकेट का खिताब मध्य प्रदेश ने अपने नाम कर लिया है। अहमदाबाद में खेले गए फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश ने कर्नाटक को 26 रनों से हराया, जिसके बाद घर लौटी टीम का जोरदार स्वागत किया गया। एमपीसीए पहुंची टीम का ढोल नगाड़ों और फूल बरसाकर स्वागत किया गया। इस दौरान जमकर आतिशबाजी हुई। महिला खिलाड़ियों ने भी जमकर अपने खुशी का इजहार किया। मशहूर क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स भी इस सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर अंडर 19 महिला क्रिकेट की कोच भावना श्रीवास्तव ने कहा कि ये पहली बार है जब अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम चैंपियन बनी है। हमारी रणनीति सिंपल प्रोसेस फॉलो करने की थी, जो हमने किया और सफलता मिली। हमारी रणनीति थी सिंपल प्रोसेस फॉलो करने की, जो हमने किया है और वही हमारे लिए वर्क किया है। अब कैसा लगा आपको, इतना जश्न यहाँ पे मन रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, चैंपियंस बन के एमपीसीए को प्राउड करा के। ये पहली बार है चैंपियन बनी है अंडर 19 टीम? T20 पहला कप है। वहीं टीम की कप्तान सौम्या तिवारी ने कहा है कि हमारा टारगेट T20 में चैंपियन बनने का था, जो पूरा हो चुका है। अब हमारा अगला टारगेट वनडे क्रिकेट पर है। हम 1 साल में दोनों ट्रॉफी लाना चाहते हैं। सर काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब हमारा एक टारगेट था वो हमने कंप्लीट करा है T20 का। अभी हम वनडे पे फोकस करेंगे। आगे आपका क्या एम है? सर आगे यही एम है कि अभी नेक्स्ट हमारा टूर्नामेंट वनडे का है, तो पहले उस पर फोकस करें, फिर आगे के प्रोसेस पे ध्यान देंगे। आगे क्या रणनीति आपकी रहेगी? जस्ट वनडे, जैसा कि सौम्या ने बोला, हमारा वनडे पे फोकस है पूरा। हम 1 साल में दोनों ट्रॉफी लाना चाहते हैं। एमपीसीए के सीईओ रोहित पंडित ने कहा कि एमपीसीए के लिए ये बहुत गर्व का क्षण है। अच्छा लग रहा है कि मध्य प्रदेश के जो तमाम खिलाड़ी है, जो क्रिकेट प्रेमी है, उनके लिए एक नई चैंपियनशिप आज ये बच्चे हम लोगों को दे पाई है। तो बहुत खुश है हम लोग और उम्मीद रखते हैं कि हमारी बाकी की भी जो टीमें हैं वो लगातार बेहतर प्रदर्शन करते रहे। एक बार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि वंस यू टेस्ट द सक्सेस देन यू विल लाइक इट मोर। तो अब इन बच्चियों ने एक बार वो जो जोश है, वो जो जज्बा है, जो जीतने पे उनको महसूस उन लोगों ने किया होगा, तो हो सकता है कि वो उनके दिल में, उनके खेल में उसको बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें और आने वाले जो उनकी चुनौतियां होंगी, टूर्नामेंट्स है, वर्ल्ड कप के सिलेक्शंस है, चाहे जो कोई भी उपलब्धि हो, उसको दोनों हाथ से वो इनकैश करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। वहीं टीम की सिलेक्टर रेखा पुणेकर ने कहा कि हम लोग कप लाने का प्रयास पिछले कई सालों से कर रहे थे, जो इस साल हासिल कर पाए। लेकिन हम लोग ये नर्वस नहीं थे, नए सिरे से हम प्लेयर्स से भी बात करते हैं। सिलेक्शन में भी कोशिश है कि जो टीम के लिए, यानी टीम को जो परफॉर्मेंस दे, जिसका हम टेम्परामेंट भी देखते हैं। एक्चुअली सिलेक्शन में मैं पूरी टीम, हमारी परफॉर्मेंस तो ठीक है डिवीजन का, साथ में मैच टेम्परामेंट जरूर देखती है पूरी टीम, ताकि वो जो टूर्नामेंट का प्रेशर ना, मैच खेलने का प्रेशर पिच पे जाके ना आए। उसी का नतीजा है कि बच्चे इतने निडर होकर खेले पूरे टूर्नामेंट में कि लगे ही नहीं रहा था। मैंने इनको क्वार्टर फाइनल में ही बोल दिया कि अब तुमको कोई नहीं रोक सकता। कोई चीज़ हुई, वो फाइनल उठा के लेके। तो ये पूरी टीम है जो यहाँ पर जश्न मना रही है और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इनको बधाई दी है। कैमरामैन संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।